अब तक आपने साइबर फ्रॉड के बारे में सुना होगा, देखा होगा। साइबर अपराधी इतनी चालाक होते हैं कि चंद सेकंड में आपके जीवन भर की कमाई उड़ा देते हैं। लेकिन आज हम जिस साइबर अपराध के बारे में आपको बता रहे हैं, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये चौंकाने वाला मामला है। पहली बार साइबर ठगों ने वर्चुअल या यूं कहें कि एक कमरे में बैठकर न सिर्फ किडनैपिंग की, बल्कि $80,000 की फिरौती भी ले ली। आपको सुनने में बड़ा ही अजीब लगे, लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक छात्र के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब ये सवाल उठ रहा है कि कैसे साइबर अपराधियों पर लगाम लगेगी। ऐसा क्या उपाय अपनाएं कि साइबर किडनैपिंग से बचा जा सके। आज साइबर किडनैपिंग की हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे खास मेहमान के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए कि आखिर साइबर किडनैपिंग ये कॉन्सेप्ट क्या है और अपराधियों ने इसे अंजाम दिया तो दिया कैसे। यूएस में चीन के छात्र की साइबर किडनैपिंग। अपराधियों ने मांगी 66 लाख की फिरौती। पुलिस को बर्फीले पहाड़ पर मिला स्टूडेंट। चीन का रहने वाला 17 साल का एक छात्र अमेरिका में साइबर किडनैपिंग का शिकार हो गया। इस अपहरण के बाद चीनी छात्र के परिजनों ने फिरौती की रकम भी अपराधियों को ट्रांसफर कर दी। हालांकि पुलिस ने छात्र को एक बर्फीली पहाड़ी से बरामद कर लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये वर्चुअल किडनैपिंग हुई कैसे और क्यों इसे साइबर किडनैपिंग कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में पढ़ने वाले 17 साल के चीनी छात्र झुआंग के पास एक कॉल आया कि वो अपने परिजनों की जान बचाना चाहता है तो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां से उससे संपर्क ना किया जा सके। यही नहीं, 17 साल के छात्र को मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए भी बार बार यही धमकी दी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि वो मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, सिर्फ वो अपराधियों की कॉल का जवाब दे। अपराधियों ने ये भी धमकी दी कि अगर वो उनकी बात नहीं मानता है तो चीन में रहने वाले उसके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद झुआंग एक पहाड़ी पर टेंट लगाकर रहने लगा। इसी दौरान अपराधियों ने झुआंग का डीप फेक के जरिए वीडियो और नकली आवाज तैयार की और उसे झुआंग के परिजनों को भेज दिया। इसके बाद अपराधियों ने $80,000 की रकम फिरौती के तौर पर मांगी। जिसके बाद झुआंग के परिजनों ने अमेरिका में मौजूद स्कूल में फोन किया। स्कूल ने यह जानकारी दी कि झुआंग कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। जिसके बाद झुआंग के परिजन फ्लाइट के जरिए अमेरिका पहुंचे। झुआंग के परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। इस दौरान किडनैपर का फिर से फोन आया। इसके साथ ही झुआंग के परिजनों ने $80,000 की रकम अपराधियों को ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने फोन और सोशल मीडिया की मदद से झुआंग को एक पहाड़ी से बरामद किया। झुआंग अपराधियों की धमकी की वजह से एक टेंट में छिपा हुआ था। फिलहाल इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे लोग इन अपराधियों के चंगुल से बच पाएंगे, क्योंकि एआई के जरिए किसी की भी तस्वीर या वीडियो की नकली कॉपी बनाई जा सकती है। यही नहीं, आवाज की हूबहू नकल भी की जा सकती है। ऐसे में इन साइबर किडनैपर्स को अपराध करने से रोक पाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बातचीत करते हैं, बड़ा ही दिलचस्प ये मामला है साइबर किडनैपिंग का। ज़रा इसे और गहराई से समझते हैं। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका। दीपिका, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुनिया की पहली साइबर किडनैपिंग। आपको लगता है कि भारत में जो साइबर अपराधी सक्रिय हैं उनके दिमाग में भी ये सब चल रहा होगा? जी, इनफैक्ट दीपक जी, ये साइबर किडनैपिंग का जो इंस्टेंस है ये पहला है दुनिया में। बट भारत में डिजिटल अरेस्ट के इंस्टेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। साइबर किडनैपिंग, डिजिटल अरेस्ट, यहाँ पे एक जो नाम दिया जाता है उस प्रक्रिया को जहाँ पे जालसाज आपको आपके कंप्यूटर के थ्रू, आपके मोबाइल के थ्रू कंटिन्यूसली अंडर सर्वेलांस रखते हैं एंड जैसा वो चाहते हैं वैसा आपसे करवाते हैं, या तो लालच देके या तो फियर से।
अभी जितने भी हमने केसेस देखे हैं साइबर किडनैपिंग के, डिजिटल अरेस्ट के, या फिर कुछ सालों पहले जो सुसाइड्स हुए थे जो ब्लू व्हेल गेम के में, उसमें सब में डर का इस्तेमाल किया गया था, जहां पे आपको धमकी दी जाती है कि आपका नाम एक कस्टम्स के असाइनमेंट में पकड़ा गया है, या आपके नाम से एक इलीगल पैकेज कस्टम्स में आया है, आपके नाम पे इतने सारे लोन्स लिए गए हैं और आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है। और यहाँ पे ये मद्देनजर रखते हुए बोला जाता है कि आप ये इंफॉर्मेशन किसी और को देंगे तो इट इज अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी। इसका एक पूरा उन्होंने स्टोरी स्ट्रक्चर बनाया है और ये बखूबी उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स बनाए हैं। पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, इनके भी यूनिफॉर्म्स बना के ताकि वो एक ट्रस्ट ला सके। अभी आप देखिए कि जो भी ऑफिसर आपको कॉल करेगा बोलेगा मैं इस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, उन्होंने वही हूबहू यूनिफॉर्म पहनी होगी। फिर वो आपको बोलेंगे कि आपको हम एक लॉयर भी प्रोवाइड करेंगे, बट आप इसी कॉल पे रहिएगा। आपके आधार डिटेल्स लिए जाते, आपके पैन डिटेल्स लिए जाते, आपके नाम पे लोन एप्लीकेशन किया जाता है, या तो इन केस ऑफ इंटरनेशनल फ्रॉड्स आपके पासपोर्ट डिटेल्स तक लिए जाते हैं। यह जब होता है तो 2-2.5 घंटे तक जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीपल जिनके अगेंस्ट ये कार्य हो रहे होते हैं, वो उस स्ट्रेस की सिचुएशंस में होते हैं। और यूजुअली ये एडोलेसेंट्स जो कि है 12 से 18 वर्ष के बीच के युवक, या फिर सीनियर सिटीजन्स 50 years and above, both men and women, इनको इन लोग टारगेट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी अभी अवेयरनेस की मुहिम चल रही है, इससे ये दोनों थोड़े परे हैं। एंड जैसे ही एक डर का वहां पे एक व्यापार उन लोग शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी ये जो टास्क है वो सफल हो जाता है। एब्सोल्युटली, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया। हम तो सोच रहे थे कि दुनिया में इस तरह का कहीं पहली बार ही हो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से डॉट कनेक्ट किए हैं और इसको साइबर अरेस्ट से जुड़ा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिनों पहले इस तरह के बहुत सारे मामले रिपोर्ट भी किए गए हैं कि पार्सल के नाम पर आपको कॉल किया जाता है, फिर आपसे वीडियो कॉल किया जाता है, वीडियो कॉल के बाद आपको कहा जाता है कि देखिए मेरे साथ तो पुलिस वाले भी खड़े हैं, इन्होंने मुझे पकड़ लिया है क्योंकि आपका ये जो पार्सल है इसके अंदर कुछ आपत्तिजनक सामग्री है। और उसके बाद कहा यह जाता है कि या तो पुलिस स्टेशन आ जाइए या फिर इसको मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। आदमी पैनिक में आके पैसे देने लगता है और इस तरह से उसके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया। अब मुझे बताइए कि ये जो पूरा अमेरिका में हुआ, ये एग्जैक्टली इन्होंने किया कैसे, और ये बच्चे को, वो जो बच्चा है वो उसको यानी कि पहला जो प्राइम विक्टिम है उसको उन्होंने कैसे फंसाया, उसको कैसे कन्विंस किया कि तुम जाओ किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ जाओ, वहां से निकलना मत। क्या उसकी संवेदनशील जानकारियां इन लोगों के पास हाथ लग गई थी? जी, तो इसमें सबसे जो उनका पहला स्टेप होता है वो है सोशल इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। इसके जरिए उन लोग डिजिटल प्रोफाइलिंग करते हैं। ये काफी सिमिलर टेक्निक है जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स करते हैं, जहाँ की क्रिमिनल की एक पूरी हिस्ट्री बनाते हैं। वैसे ही जालसाज अभी जो भी उनके शिकंजे में उन्हें डालना है जिन लोगों को, उनकी डिजिटल प्रोफाइलिंग की जाती है। तो ऐसा नहीं कि अगर आज के दिन जनवरी में उन्होंने उस पर्सन को कांटेक्ट किया है तो उन्होंने आज ही उन पे रिसर्च की है। ये रिसर्च वो कई ऐसे प्रोफाइल्स पर करते हैं, उसके हिसाब से जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जैसे जो कि एडोलेसेंस हो गए, जो एडोलेसेंस थोड़े दुखी है या उन्होंने ऐसे कोई पोस्ट डाले हैं सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, या जिनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो गई है, जिस इंफॉर्मेशन को लोग बहुत अच्छे से एक स्टोरी में कनेक्ट करके उनसे अपना एक डिस्कशन फॉर्मेट एस्टैब्लिश करते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट के बाद या तो फियर या तो ग्रीड देके या हनी ट्रैप के जरिए भी, कभी कभी ऐसे नहीं कि सिर्फ जालसाज ही आपको कांटेक्ट करते हैं, कभी कोई ऑनलाइन पर्सन भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, हनी ट्रैप कर सकता है। हनी ट्रैप एज इन वो आपका फ्रेंड बन सकता है, वो आपके इंटीमेट कॉन्वर्जेशंस देख सकता है, चैट्स देख सकता है, और फिर उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का जरिया। उस ब्लैकमेलिंग को सरासर जो फेयर मॉन्गरिंग है उसमें लाया जाता है। जैसे ही सोशल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस खत्म होती है, उसके बाद उन्हें धमकाया जाता है कि आप अगर ऐसा नहीं
करेंगे, आपके परिवार वालों को हम मार डालेंगे या आपके परिवार वालों को हम ये इन्फॉर्म कर देंगे। उस डर से अपने परिवार वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसे स्टेप्स लेने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो एक बच्चे का अपने पेरेंट्स की तरफ, जो कि हमने इस केस में भी देखा, एक पेरेंट्स की तरफ जो रिस्पेक्ट होता है, जो भावना होती है, उसका इन लोग एक गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो हो जाता है, वो एक ट्रैप में फंस जाता है कि मान लो एक साइबर हिप्नोसिस ट्रैप में आ गया हो। जैसे ही वो एक ट्रैप में आ जाए, उसकी मदद से उन लोग फिर पेरेंट्स को जितने भी उन लोग फिरौती ले सकते हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। और तभी जो पीपल होते हैं जो इसमें फंस चुके होते हैं, उन्हें इसका बैक ट्रैकिंग या कनेक्टिंग डॉट्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो हम लोग ने देखा है कि पार्सल्स जो डिलीवर होते हैं वहां पे भी आपसे फ्रॉडुलेंट ओटीपीज माने जाते हैं, ताकि आपसे और इंफॉर्मेशन ऐंठी जाए या आपको किसी चीज में फंसाया जाता है। कभी आपके नाम पे फेक लोन्स लिए जाते हैं, कभी फेक डेबिट कार्ड्स लिए जाते हैं, जो कि इस्तेमाल कोई और करता है बट भरपाई उसकी कोई और कर रहा होता है। और इसमें पूरे खेल में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो लोग जालसाजी कर रहे थे, जो किडनैपर्स थे, वो आज तक उस बच्चे के शायद करीब फिजिकली गए भी नहीं हैं। ये सारा रिमोट पर चल रहा था। ना उसके माँ बाप से वो फिजिकली मिले, ना उस बच्चे से फिजिकली मिले, और उसको किडनैप भी कर दिया, इधर से फिरौती भी ले ली। अब देखिए कितना खतरनाक है। दीपिका, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें उस बच्चे की तो सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग हो ही रही थी, साथ ही साथ में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा होगा कि बच्चे के माता पिता क्या पैसा देने की स्थिति में हैं या नहीं, तो बराबर पैरेलली उनकी भी एक प्रोफाइलिंग चल रही थी। जरूर जरूर, उनकी लाइफस्टाइल, बिकॉज अभी जब हम कभी भी कोई ट्रिप लेते हैं, कोई रेस्टोरेंट पे एक रिव्यू भी दे देते हैं, वो सब हमारे पब्लिक प्रोफाइल पे स्टोर हो जाता है। अगर हमें किसी का नाम भी पता हो, उनका हम गूगल सर्च करके वो कौन से रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, उनकी स्पेंडिंग कैसी है, हाई एंड है, लो एंड है, मिडिल है, कहाँ पे ट्रिप्स लिए हैं, कहाँ पे उन्होंने अपने रिव्यूज छोड़े हैं, उसका एक पूरा स्टोरी बना सकते हैं। तो अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो यही पब्लिक डेटा जालसाज भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे टूल्स उनके पास भी अवेलेबल होंगे, इनफैक्ट इससे कई सोफेस्टिकेटेड टूल्स भी। और इसमें एक चीज होती है ऑफ वर्ड क्लाउड, कि ये कौन से शब्द ज्यादा यूज करते हैं अपनी प्रोफाइल्स पे। उस वर्ड क्लाउड से पता चल जाता है कि इन्हें हम किस तरीके से फांस सकते हैं, उन्हें कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी नापसंद है। उस हिसाब से ये पैरेलली सिर्फ ना कि सिर्फ जो विक्टिम है उनके परिवार वालों की, या इवन फ्रेंड्स या कॉलेजेस, स्कूल्स जहां जाते हैं। वर्ड क्लाउड आपने इस्तेमाल किया, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करिए। ये कैसे पता कर, ये वर्ड, हाँ, ये कैसे पता करते हैं कि हम सबसे ज्यादा शब्द कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? सो आपकी अगर मैं अभी प्रोफाइल लेती हूँ तो आप सपोज सोशल मीडिया पे 10 सालों से है, 10 सालों से आपने जितने भी पोस्ट किए हैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग का, उसका मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊंगी। उस मैप पे जो शब्द आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जाम्पल द शब्द स्टॉक मार्केट, वो शब्द सबसे बड़ा आएगा आपके वर्ड क्लाउड प्रोफाइल में। तो अगर मुझे पता है कि दीपक जी को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी और न्यूज देना काफी अच्छा लगता है, या वो उसके बारे में ज्यादा पोस्ट करते हैं, तो हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देंगे या कॉन्वर्सेशंस करेंगे, जिससे एक फैमिलैरिटी बढ़ती है। ऐसे ही एक वर्ड क्लाउड बनता है कई ऐसे वर्ड्स का, जिसमें नेम, प्लेसेस, जो आपकी पसंद के ऑब्जेक्ट्स वो बन जाते हैं, और ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा होता है। आप कोई भी प्रोफाइलिंग का लिंक डाल दीजिए और उसका एक वर्ड क्लाउड जनरेट हो जाता है कि ये यूजर किस बारे में ज्यादा पोस्ट करता है, कौन से पेजेस को ज्यादा फॉलो करता है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा लाइक करता है। इट इज एन एंटायर समरी ऑफ योर प्रोफाइल इन जस्ट अ स्नैपशॉट। माय गॉड। और इस तरह से मेरे बारे में सारी जानकारियां जो शायद मुझे भी जो नहीं पता होंगी, वो उनको मालूम है। वो मेरे दिमाग से खेल सकते हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ उसको वो एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद वो मुझे फंसाने के लिए एक सबसे सटीक विंडो तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर मेरा फंसना लगभग तय हो जाता है। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मैं सोशली अवेलेबल हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हूँ, अपनी हर छोटी मोटी बात, कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, हर चीज़ शेयर कर रहा हूँ, और इससे उनको एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने में मदद मिलती है। तो आप समझ रहे होंगे हमारे दर्शक कि कितना खतरनाक है ये साइबर किडनैपिंग का कॉन्सेप्ट। और जैसा दीपिका जी ने बताया, ये मत सोचिए कि आप साइबर किडनैपिंग के जाल में कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको मालूम है वो आपको किस रूप में फंसाएंगे। यू नेवर नो।
आपको वो साइबर अरेस्ट भी कर सकते हैं, किडनैप नहीं कर रहे हैं तो अरेस्ट कर देंगे, साइबर हिप्नोटाइज कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, तरह तरह से आपको वो फंसाने की कोशिश करेंगे। अब बचना कैसे है ये तो दीपिका जी बताएंगे। दीपिका जी अब करें तो करें क्या, ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जी जी जी, नहीं दीपक जी, इसमें जब हम प्रिवेंशन एंड प्रीएम्पशन इन दोनों की बात करते हैं तो इसमें हमें लॉ एनफोर्समेंट का, सोशल मीडिया एप्स का और वो जितना डेटा डालते हैं उनकी भी थोड़ी कोऑपरेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कंज्यूमर खुद अवेयर हो तो उनकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। कभी कभी हमने देखा है कि सोशल मीडिया एप्स भी हमारे विदाउट परमिशन हमारी डिटेल्स पब्लिकली डाल देते हैं और ये हमें कई सालों बाद पता चलता है। तो पहला है, अगर हम कंज्यूमर अवेयरनेस पे आए, कोई भी आपको कॉल मैसेज या आए कि हम इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, हम इनकम टैक्स से है, हम जीएसटी से है, हम ऐसी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी से बोल रहे हैं, पुलिस वालों के पास, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको स्काइप पे या जूम पे या कोई भी ऐसे ऐप यूज करके वीडियो कॉल करे और वीडियो कॉल करने के बाद वो किसी और को कॉन्फ्रेंस पे ले। ये सरकारी प्रोटोकॉल ना इंडिया में है ना बाहरी है। दूसरा, अगर आपको कोई ऑफिसर कॉल भी करता है टेलीफोन में जहां पे वो आपके सामने विजुअली अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। वो फोन डिस्कनेक्ट करके आप उसी पुलिस स्टेशन में या उसी जो उनका ऑफिस है वहां पे एक बार कॉल करके कंफर्म कीजिए, बिकॉज जब भी कोई सरकारी नोटिफिकेशन आता है वो पेपर वर्क के साथ आता है, स्टैंप्स के साथ आता है। तीसरा, अगर आपसे कोई भी ओटीपी मांगे, बोले कि आपके नाम पे ये पार्सल है, हमें ओटीपी दीजिए, ऐसे कोई भी ओटीपीज आप वेरीफाई करके, क्योंकि हर एक ऐप जिससे आप शॉपिंग करते हैं, जिससे आप चीजें मंगवाते हैं, उसमें एसएमएस भी आता है और ऐप में आप उसकी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई पैकेज भेज रहा है तो आप उनकी ऑर्डर हिस्ट्री चेक करवा सकते हैं। इससे यही होगा कि आपके ओटीपीज किसी गैर जिम्मेदार पर्सन के पास नहीं जाए। चौथा, अगर हम देखें कि अगर आपको कोई ऐसे धमका रहा है, इमीडिएटली उस कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए। आप उस डर के साइकोसिस में आइए नहीं, क्योंकि आप जितना उस डर के साइकोसिस में आएंगे उतना आपको और इफेक्ट होगा। या तो आप उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए और बैक ट्रैक कीजिए कि शायद ये इंफॉर्मेशन इस पहलू से उनके पास आई होगी। अगर फाइनेंशियल डिस्कशंस के ऊपर हम आते हैं तो आपके जितने भी ट्रांजैक्शनल डेटा है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसको आप मिनिमम यूसेज या मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पे रखें। तो अगर वहां पे अगर कोई फ्रॉड होना भी हो तो एक छोटा ही लॉस हो, जो कि आप गोल्डन आवर पीरियड, दैट इज 3 hours आफ्टर द फ्रॉड इज कमिटेड, उसके बाद आप अपने बैंक या यूपीआई की वेबसाइट पे डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो पहलू है वो अगर हम रखें, एंड जब कभी भी आप किसी को यूनिफॉर्म में देखते हैं, ये तो हमने ई कॉमर्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर एंड ऑब्जेक्ट्स, ये वाले फ्रॉड्स भी देखे थे। किसी को आपने यूनिफॉर्म में देख लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वेरीफाइड ऑफिसर है। हमने तो मूवीज में भी देखा है कि एक्टर्स की यूनिफॉर्म बहुत ही ऑथेंटिक होती थी। तो ये यूनिफॉर्म्स बनाना, उनके जो परछाई बनाना काफी सिंपल है। अभी ये डिजिटल एज में और भी सिंपल हो गया। अभी आगे तो हमें और देखना है कि मेटावर्स में और कौन से साइबर क्राइम्स होने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और वहाँ पर भी बहुत सारे साइबर क्राइम जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अभी रिसेंटली रेप का एक पहला केस जो है वो उसकी पुष्टि हुई है। तो ये बद से बदतर किस्म के क्राइम करने से भी परहेज नहीं करेंगे, लेकिन आपको बचना है कैसे? सिर्फ जानकारी से। इसीलिए आज हमने आपको जानकारी दी और ये काम की साबित हुई होगी, हम दावे से कह सकते हैं। इसलिए दावे से कह सकते हैं क्योंकि हमने आज अपने दर्शकों से एक पोल में सवाल पूछा था कि क्या आप साइबर किडनैपिंग के बारे में जानते हैं। हमने कोई राय नहीं मांगी उनसे, हमने सिंपल पूछा कि क्या आप साइबर किडनैपिंग के बारे में जानते हैं। हमारा दावा बिल्कुल सही था, ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। सिर्फ 37% लोगों ने कहा कि वो जानते हैं, 63% लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। और इसीलिए आज हमने इंडिया 360 के प्राइम टाइम शो में कवर स्टोरी को बनाया इस सब्जेक्ट को, ताकि हम जानकारी दे सके लोगों को, क्योंकि लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। कमेंट भी आए हैं कुछ, क्या क्या वो कह रहे हैं उनको भी देख लेते हैं। किस किस तरह के कमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले गौरव कुमार _992 इनका है कि आई डोंट नो अबाउट द साइबर किडनैपिंग, बट मैं जानना चाहता हूं किस इस बारे में। ये देखिए, यही हम कह रहे हैं ना कि लोग नहीं जानते, तो इसीलिए आज हमने इस शो का आयोजन किया। दीपिका जी जैसे एक्सपर्ट को हमने बुलाया जो गहराई से इस पूरे मामले को समझती हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने आपको ब्रेक डाउन करके बताया। मिस्टर मार्केट का कमेंट आया है
Criminals manipulate victim, often children or young adults, into being dangers. They fabricate scenarios, use fabricated photos, videos, extort money from frightened families. तो इन्होंने जो इनको जानकारी थी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उस चीज़ को बयां किया कि कैसे ये साइबर किडनैपिंग का खेल होता है। तो जो जागरूक लोग हैं उन्होंने भी रिस्पांस दिया है और जिन लोगों को नहीं मालूम था इस बारे में उन्होंने भी अपना रिस्पांस दिया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जी बिजनेस पर हम जब भी इस तरह के शोज़ आपके लिए लेकर आते हैं वो एक तरफा नहीं होते हैं, कॉन्वर्सेशनल होते हैं। आपकी बात उसमें आती है, हम जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बात आती है और इस तरह से आप और हम मिलकर बनाते हैं इस शो को और इसीलिए आप इतना प्यार देते हैं हमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। देखा आपने, ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं थे और हम उम्मीद करते हैं कि साइबर किडनैपिंग और साथ साथ में आपने जो नए टर्म्स बताए हैं हमें, कम से कम हमारे लिए तो वो नए टर्म्स हैं, साइबर अरेस्टिंग और साइबर तरीके से हिप्नोटाइज करना, ये भी लोगों को बखूबी समझ में आया होगा और आपने जो टिप्स बताई हैं उनसे वो बाखबर रहेंगे। थैंक यू सो मच दीपिका जी वक्त निकालने के लिए। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की धमकी की जांच शुरू कर दी है। कुछ लोगों ने इंटरनेशनल नंबर से बीएसई और एनएसई को निशाना बनाने की धमकी दी थी। दूरसंचार विभाग ने वित्त मंत्रालय और सेबी से आग्रह किया कि साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने का काम किया जाए। विभाग ने इस मामले की को प्रायोरिटी पर लेने और दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस की साइबर सिक्योरिटी के मानकों को मजबूत करने का आग्रह किया है। इसके अलावा लोगों को भी सलाह दी गई है कि इंटरनेशनल नंबर से आने वाले इस तरह के कॉल्स को तुरंत ब्लॉक कर दें। ग्रासिम के बोर्ड ने राइट्स इश्यू के जरिए 4000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने राइट्स इश्यू के लिए 1812 करोड़ रुपए का भाव तय किया है। कंपनी कुल 2 करोड़ 20 शेयर जारी करेगी और 179 शेयर पर कंपनी के 6 राइट्स शेयर जारी होंगे। कंपनी ने राइट्स इश्यू की रिकॉर्ड डेट 10 जनवरी तय की है। राइट्स इश्यू 17 जनवरी को खुलेगा और 29 जनवरी को बंद होगा। ये मार्केट प्राइस से करीब 12.5% के डिस्काउंट पर है। डाबर इंडिया ने अपने बिजनेस अपडेट में कहा है कि दिसंबर तिमाही में उसकी ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रह सकती है। कंपनी के मुताबिक उसके फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट में ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रह सकती है, जबकि होम पर्सनल केयर सेगमेंट में बिजनेस ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट में रहेगी। डाबर ने बताया कि सर्दियों का सीजन देरी से शुरू होने के कारण कंपनी का हेल्थ केयर बिजनेस लो से मिड सिंगल डिजिट में रह सकता है। कंपनी ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ 20% से ज्यादा रहने का अनुमान है। कैफे कॉफी डे यानी कि सीसीडी नाम से कॉफी रिटेल चेन चलाने वाली कंपनी कॉफी डे एंटरप्राइजेज वित्तीय संकट में फंसती नजर आ रही है। कंपनी का कुल डिफॉल्ट दिसंबर तिमाही में बढ़कर 434 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के एवज में दिए जाने वाले 434 करोड़ रुपए के ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट को लौटाने में चूक की है। कॉफी डे ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि नकदी संकट के कारण ब्याज और मूल राशि लौटाने में चूक हुई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया और स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस घने कोहरे के दौरान प्रशिक्षित पायलटों को तैनात नहीं करने के चलते भेजा गया है। ट्रेन्ड पायलट नहीं होने के कारण दिल्ली से अधिक संख्या में रूट्स का डायवर्जन करना पड़ा। दोनों कंपनियों का 14 जनवरी से पहले इस नोटिस को जवाब देने के लिए कहा गया है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा है कि ये नोटिस नॉन सीएटी थर्ड कंप्लायंट पायलट्स को रोस्टर करने के लिए जारी किया गया है। डिफेंस सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी बीईएमएल को रक्षा मंत्रालय से 329 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बाजार बंद होने से पहले आई इस खबर से इसके शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली और ये 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। एक साल में इसके निवेशकों का पैसा करीब करीब डबल हो चुका है। इस ऑर्डर के अंतर्गत सरकार कंपनी से 56 MME Mark II की खरीद करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्रालय जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ और बाकी दूसरे प्रोविडेंट फंड्स के लिए ब्याज दरों की घोषणा कर चुका है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक जीपीएफ पर 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा, यानी इस दौरान ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीपीएफ पर पीपीएफ जितना ही ब्याज मिल रहा है। जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। सरकार में हर कोई अपने वेतन का एक हिस्सा जीपीएफ में जमा कर सकता है। जबकि कर्मचारी रिटायर होता है तो उनके पीरियड के दौरान जमा पैसा और ब्याज उसे मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 30 साल बाद लैपटॉप और पीसी के कीबोर्ड में बड़े बदलाव किए हैं।
टेक कंपनी ने अपने एआई चैटबॉट को पायलट को सीधे कीबोर्ड बटन से लॉन्च करने के लिए नया बटन कीबोर्ड में जोड़ दिया है। इससे कंपनी यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट की को विंडोज की से रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस किया है। इससे अधिकांश कीबोर्ड पर दाहिनी और जो ऑल्ट की होता है उसके बगल में रखा जाएगा। नए बटन पर को पायलट का लोगो भी लगाया गया है। फिलहाल ये बदलाव माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कुछ चुनिंदा पर्सनल कंप्यूटर्स में ही दिखाई देगा। आपको वैसे बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट ने 1994 में विंडोज जो स्टार्ट की है उसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद ये पहला मौका है जब कंपनी ने कीबोर्ड लेआउट में कोई मॉडिफिकेशन किया हो। साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार साइबर अथॉरिटी बनाने पर विचार कर रही है और इसके जरिए सरकार साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे लेकर बैंकों के साथ एक बैठक भी कर चुकी हैं। चिंता की बात यह है कि साइबर फ्रॉड के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में जहां साइबर फ्रॉड से जुड़े 4 लाख मामले रजिस्टर हुए तो साल 2022 में यह आंकड़ा 100% के उछाल के साथ 9 लाख के स्तर को पार कर गया। वहीं 2023 में साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले बढ़कर 15.5 लाख के आंकड़े को पार कर गए। ये तो वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड कराए गए। कई बार लोग साइबर ठग के शिकार होते हैं तो मामला रजिस्टर ही नहीं कराते। फिलहाल तो 14 को अब साइबर ठगी के 31 लाख से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं 140 को और करीब इन शिकायतों के खिलाफ करीब 66,000 FIR दर्ज की गई हैं। फिलहाल तो इन साइबर ठगों के खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है। पिछले साल जुलाई में से लेकर अब तक 2800 से ज्यादा संदिग्ध वेबसाइट ब्लॉक की जा चुकी हैं। सरकार ने इससे जुड़े करीब 595 ऐप्स को भी ब्लॉक कर दिया है। वहीं 2,95,000 से ज्यादा सिम कार्ड भी ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अथॉरिटी के आने से इन साइबर अपराधियों के खिलाफ जो लड़ाई है, जो मुहिम है, क्या वो और तेज होगी? जानकारों का मानना है कि बिल्कुल तेज होगी और जितनी जल्दी ये साइबर अथॉरिटी बने उतना अच्छा। शेयर बाजार में वीकली एक्सपायरी के दिन जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 491 अंकों की मजबूती के साथ 71,847 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 141 अंक उछलकर 21,659 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी करीब 500 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। मार्केट में सबसे ज्यादा खरीदी बैंकिंग, फाइनेंशियल और रियल्टी सेक्टर में रही। मार्केट का पूरा दिन का हाल बताएंगे कुशल गुप्ता। जी, तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आपको एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। ओवरऑल पूरे बाजारों में काफ़ी सारे सेक्टर्स थे ऐसे जहां पर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आज के सत्र में बनती हुई नजर आई है और इसके पीछे बैंकों का, NBFCs का और खासकर अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो रियल एस्टेट काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन आज के दिन में करता हुआ नजर आया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस टॉप गियर में था। साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, NTPC, ONGC जैसे स्टॉक्स पर भी बेहतरीन तेजी का मूड माहौल बना रहा। 3-3.5% तक की दमदार तेजी यहां पर रिकॉर्ड हुई। वहीं गिरने वाले शेयरों में निफ्टी के BPCL, LTIM, डॉक्टर रेड्डीज और HCL टेक जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। स्टॉक्स इन फोकस में शोभा, मोतीलाल ओसवाल ने जिस तरह से यहां पर टारगेट बढ़ाए उसके बाद आप देखिए 15-16% की इंट्राडे में यहां पर तेजी भी बनती हुई नजर आई। साथ ही DCM श्रीराम, टॉरेंट पावर, पूनावाला, फिनकॉप जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छा खासा आज के दिन में एक्शन बना रहा। टॉप गेनर्स के लिहाज से सेंचुरी टेक्सटाइल्स, कोल्टे पाटिल, MMTC जैसे स्टॉक्स में बढ़िया गेन्स थे। 8% से लेकर 12% तक की तेजी हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ गिरावट का मूड माहौल कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स में था जिसमें JB केमिकल्स, मैनकाइंड फार्मा, VST इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक शामिल थे। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ दी सेक्टर्स में बहुत ही बेहतरीन हरियाली का मूड माहौल था। छोटे मझोले शेयरों में एक्शन देखने को मिला एंड खासकर बैंक्स और NBFC स्पेस भी काफ़ी बजिंग था आज के दिन में। अब यही देखना है कि कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हम जब लौटते हैं कल तो बाजार किस तरह से खुलते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसी क्लोजिंग रहती है। आगे बढ़ते कुछ और खबरों को करते हैं रुख और अब बात करते हैं हवाई यात्रियों की। हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है कि इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटा दिया है। क्या है इसकी वजह और इसके बाद हवाई किरायों में कितनी राहत की उम्मीद है, जानते हैं कुशल गुप्ता से। जी,
तो एटीएफ की घटती कीमतों के चलते इंडिगो ने यहाँ पर कस्टमर्स को जो बेनिफिट है वो पास ऑन करने का निर्णय लिया है और फ्यूल सरचार्ज जो इन्होंने अक्टूबर 2023 में लगाया था, क्योंकि एटीएफ की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था अलग अलग किलोमीटर्स के हिसाब से, और अब वो चीज़ हटा दी गई है। तो इससे ग्राहकों को थोड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है आपकी फ़्लाइट टिकट्स पर, क्योंकि अगर आप एटीएफ की कीमतों का ट्रेंड देखेंगे तो अक्टूबर तक, स्पेसिफिकली अगस्त से लेकर अक्टूबर तक 27% की बढ़त एटीएफ की कीमतों में देखने को मिली थी। बट उसके बाद नवंबर ऑनवर्ड्स आप देखिए तो यहाँ पर जनवरी तक अब तक 13% तक की गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। तो लगातार तीसरे महीना ऐसा है जहाँ पर एटीएफ की कीमतों में आपको रिडक्शन होता हुआ नजर आया है, जिस कारण से ये जो सरचार्ज का इशू था, या फिर आप कह सकते हैं कि सरचार्ज जो एक्स्ट्रा लगाया जा रहा था उसको हटाने की जो राहत मिल रही है ग्राहकों को, वो एक अच्छी बात है ओवरऑल पूरे के पूरे कंज्यूमर स्पेस के लिए। मिडिल ईस्ट में एक तरफ इजराइल और हमास की जंग चल रही है तो दूसरी तरफ इस इलाके के किसी न किसी देश में कुछ ऐसे धमाके हो रहे हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश का खतरा बढ़ा दिया है। ईरान ने अपने देश में एक दिन पहले जनरल कासिम सुलेमानी की मजार पर हुए धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताकर नतीजे भुगतने की धमकी दे डाली है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश और इजराइल के इंटेलिजेंस पर ईरान के जिस जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन अटैक करके अमेरिकी सेना ने मारा था, उसकी मौत के 4 साल पूरा होने पर कासिम को श्रद्धांजलि देने आए सैकड़ों लोगों को धमाका करके किसने मारा, इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सुलेमानी की मौत के बाद मंडराए महायुद्ध के बादल 4 साल बाद हुए धमाकों से इतने गहरे हो गए हैं जिसकी छाया पूरे मिडिल ईस्ट पर बारूद की बारिश करवा सकती है। ये युद्ध इतना खतरनाक हो सकता है कि इजराइल हमास युद्ध की तबाही भी दुनिया को बहुत कम नजर आएगी। इन धमाकों में हुई मौतों से ईरान इतना तिलमिला गया है कि वो इजराइल हमास युद्ध का गुस्सा भी दुश्मनों पर निकाल सकता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्यों इन धमाकों के बाद मिडिल ईस्ट की दो बड़ी शक्तियों ईरान और इजराइल के आमने सामने आने का खतरा बढ़ गया है। इस तस्वीर को देखिए, हजारों ईरानी नागरिक जो हाथों में लाल झंडा और सुलेमानी का पोस्टर लेकर खड़े हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हैं। इसी भीड़ के सामने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीधे सीधे इजराइल को कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। ये बात तो इजराइल भी जानता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों की ताकत उसके सामने कुछ खास नहीं, लेकिन ईरान अगर सीधे इजराइल के खिलाफ उतरा तो महाविनाश तय है। लेकिन अब तक ईरान के पास इन धमाकों के पीछे इजराइल के हाथ होने का कोई सबूत नहीं है। मामला गंभीर है, इसलिए अमेरिका भी सफाई देते हुए बीच में कूद पड़ा है। अब आपको बताते हैं ईरान के शहर करमान पर हुए हमले के बाद अब तक कहां-कहां आरोपों और शक की सुई घूमी है। ईरान ने इन धमाकों का आरोप सीधे इजराइल पर लगा दिया है, जबकि इजराइल अब तक इन आरोपों पर खामोश है। लेकिन अमेरिका के मुताबिक इन धमाकों के पीछे आईएसआईएस और सुन्नी आतंकी संगठन हो सकते हैं। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर और नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी दोनों से ईरान में धमाकों के पीछे अमेरिका और इजराइल के हाथ होने पर सवाल पूछे गए। जवाब में अमेरिका की तरफ से इसकी निंदा करते हुए धमाकों में हाथ होने से इनकार कर दिया गया। The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number two, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल को भी धमाकों के आरोपों से बरी कर दिया है। अमेरिका कुछ भी कहता रहे, लेकिन ईरान ने मान लिया है कि यह धमाका अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी का नतीजा है। 4 साल पहले सुलेमानी की मौत के बाद भले ही ईरान अमेरिका का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया हो, लेकिन इस बार ईरान में जिस तरह का गुस्सा भड़का है, इजराइल पर यह ज्वालामुखी फूट सकता है। मिडिल ईस्ट में उपजे इस नए तनाव के बाद हमास से जंग लड़ रहे इजराइल पर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उसके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस नए वीडियो को देखिए जो कुछ देर पहले का है, जब इजराइल पर फिर से रॉकेट के हमले बढ़ गए। ये रॉकेट गाजा पट्टी से साउथ इजराइल पर छोड़े गए, यानी साफ है इजराइल पर हमला तेज हो रहा है। ऐसे में अगर ईरान अपने देश पर हुए धमाकों के बाद इजराइल पर किसी तरह का एक्शन करता है तो इजराइल की तरफ से इसका जोरदार रिएक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ मिडिल ईस्ट पर बारूद की बारिश का डर बढ़ गया है तो दूसरी तरफ कोरियाई प्रायद्वीप पर टेंशन बढ़ती जा रही है। किम जोंग के अमेरिका से युद्ध की तैयारी के ऐलान के बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास किया।
नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर अमेरिका और साउथ कोरिया के सैनिकों की ये हुंकार किम जोंग तक भी यकीनन पहुंच रही होगी। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास अमेरिका और साउथ कोरिया के इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें यकीनन किम जोंग को गुस्से से लाल भी कर रही होंगी, क्योंकि जिस अमेरिका से युद्ध के लिए किम जोंग ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है, वो अमेरिका एक बार फिर से किम जोंग को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अब किम जोंग को गुस्सा आएगा तो क्या होगा, ये बात अमेरिका भी जानता है, जापान भी जानता है और साउथ कोरिया को भी पता है। किम के देश के पास अमेरिका के फाइटर जेट और साउथ कोरिया के टैंकों ने किस तरह भीषण युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने कुछ खास हथियारों का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह साउथ कोरिया के खतरनाक K1A2 टैंक लगातार आग उगल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के करीब साउथ कोरिया के रिस्पोचियोन इलाके में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। वहां पर पारा माइनस के नीचे पहुंच जाता है। यहाँ पर बेहद ठंड में भी काम करने वाले टैंक ही युद्ध लड़ सकते हैं और साउथ कोरिया के K1A2 टैंक न सिर्फ गोले फायर कर रहे हैं, बल्कि तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर दुश्मनों के लक्ष्य को निशाना बना रहे हैं। इसी युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी प्रदर्शन किया, जिसका निशाना बॉर्डर के पास उड़ने वाला कोई भी नॉर्थ कोरियन विमान हो सकता है। बीहो एंटी एयरक्राफ्ट गन किस तरह से अपने टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बना रही है, ये भी वीडियो में नजर आ रहा है। इसके अलावा बख्तरबंद वाहनों में बैठे सैनिक भी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। युद्ध की स्थिति में ये इसी तेजी के साथ नॉर्थ कोरिया की सेना पर हमला कर सकते हैं। इसी युद्धाभ्यास में अमेरिका के A-10 जेट्स भी नजर आए, जो जमीनी हमला करने वाले सैनिकों को आसमान से सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा A-10 जेट्स दूसरे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को दुश्मन पर जमीनी हमला करने में भी मदद करते हैं। इस तरह का आक्रामक युद्धाभ्यास करके और उसका वीडियो जारी करके अमेरिका और साउथ कोरिया ने दिखाया है किस तरह वो एक साथ मिलकर दुश्मनों पर तेज हमला कर सकते हैं। खास बात यह है कि साउथ कोरिया और अमेरिका जिस तरह से बार बार इस इलाके में युद्धाभ्यास कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि वो इलाके में बहुत जल्द होने वाले किसी बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। इस इलाके में अमेरिका के दोस्त साउथ कोरिया और जापान को सबसे ज्यादा खतरा नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग से है, जो बार बार मिसाइल का परीक्षण करके इन देशों को धमकाता रहता है। और जिस वक्त किम जोंग ने अपनी सेनाओं को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में तैयार रहने के आदेश दिए, उसके बाद ही 29 दिसंबर से अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया। मतलब साफ है, 2023 में शुरू हुआ और 2024 में खत्म हुआ अमेरिका साउथ कोरिया का यह युद्धाभ्यास कोरियन प्रायद्वीप के माहौल को कड़ाके की ठंड में भी गर्म कर रहा है, क्योंकि परमाणु मिसाइलें रखने का दावा करने वाले किम जोंग ने अगर जंग शुरू की तो यह कुछ देशों की तबाही के साथ भी खत्म हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।